हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखी थी। एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई हमने वहां पर डिस्कस किया था, है ना। एटॉमिक रेडियाई पहले डिक्रीज होती है और फिर लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कॉपर एंड जिंक के लिए इंक्रीज हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हमने वहां पर अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आप ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, क्योंकि प्रीवियस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वीडियो को समझने के लिए। ओके, तो प्लीज़ गाइज प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक गिवन है। ओके, चलिए, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसको थोड़ा सा हम पहले यहाँ समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा जो वीडियो है ये इसी के बेस पर है, तो थोड़ा सा समझना तो बनता है। ठीक है, तो हमने 11th में पढ़ा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल जिसको हम कह सकते हैं, है ना। तो ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है इसको रिमूव करने के लिए, है ना, इनमें से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमने रिमूव कर दिया तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई उसे ही हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है ना। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही एंथैल्पी जो है या वही एनर्जी जो है उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है। देखिए पॉइंट वाइज कर दिया है मैंने ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई में भी पॉइंट से हमने समझा था, है ना। तो पॉइंट वाइज अगर हम याद करेंगे तो इजी हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हायर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लोअर देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी एस ब्लॉक एलिमेंट से हाई होती है एंड पी ब्लॉक एलिमेंट से लो होती है। ठीक है, क्लियर है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS122, है ना, एस ब्लॉक फर्स्ट एंड एस ब्लॉक सेकंड के लिए। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 NP126 होता है ना। 1 से 6 इलेक्ट्रॉन्स हम फील कर सकते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ऑर्बिटल में, सॉरी, है ना। तो इनके कारण जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो रहती है या फिर हाई रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, घट जाता है ना, डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है। चलिए सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ ट्रांजिशन सीरीज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विथ सम इरेगुलरिटीज। ठीक है, जब हम ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है विथ सम इरेगुलरिटीज। जो पैटर्न हमें मिलेगा, अगर आप एनसीईआरटी के ग्राफ में देखेंगे तो आपको जो पैटर्न है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वो ऊपर नीचे मिलेगा, मतलब कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होगा। इरेगुलरिटीज के साथ में आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, बढ़ती है। क्लियर है। तो ये होता क्यों है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। भैया अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों ही बढ़ रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, और प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो यहां पर जो न्यूक्लियस है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा, और ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है इसको स्ट्रांगली पकड़ कर रखेगा। ये जो न्यूक्लियस है और ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों के बीच में तगड़ी बॉन्डिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना। अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लगाएगा ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जो
बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो इसीलिए जो एनर्जी है, जो इस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं, उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है वो बहुत ज़्यादा होगी। सो इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट लिखा है दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज कोरेस्पॉन्डिंग टू द फिलिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बात आ गई, वही बात आ गई है ना। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ट्रांजिशन सीरीज में तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा डी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इसीलिए जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली पकड़ कर रखेगा, जिससे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखा है फोर्थ पॉइंट, द एडेड इलेक्ट्रॉन इंटर्स n-1 d ऑर्बिटल एंड द इनर इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अ शील्ड एंड डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर charge on valence ns electrons, therefore it leads to variation in the ionization enthalpies। ठीक है, जो वेरिएशन हमें दिखेगा ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो, है ना, जो इरेगुलरिटीज दिखेगी तो वो क्यों दिखेगी? उसका रीजन ये है कि जब नया इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कहाँ इंटर करता है? n-1 d ऑर्बिटल में। ठीक है, n-1 d ऑर्बिटल में इंटर करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैसे मुझे 2 ही बनाने थे, 3 बना दिए मैंने। ठीक है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, वो n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए एज अ शील्ड वर्क करेंगे, है ना। शील्ड के जैसा काम करेंगे। शील्ड का मतलब समझते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो बाहर जो ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करेंगे? एज अ शील्ड वर्क करेंगे, है ना। मतलब कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो बाहर के ऑर्बिटल्स जो है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है यही ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे, फील करेंगे इस पॉजिटिव न्यूक्लियस का। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने ज्यादा इफेक्ट नहीं होंगे इस न्यूक्लियस के न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक है, तो यहां पर एज अ शील्ड काम करने वाले हैं ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, वो किसके लिए? बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, देखिए ठंडे दिमाग से सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को कवर करके रखेंगे, है ना, ढक कर रखेंगे। ढक कर क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखिए ये पास का ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के सबसे पास का ऑर्बिट है, ये फिर दूर का, और ये फिर सबसे लास्ट वाला, सबसे दूर ये है। तो जो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड का काम करेंगे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। बाहर वाला जो ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन्स के लिए शील्ड का काम करेंगे, है ना, यानी कि रक्षा कवच का काम करेंगे। ठीक है, बॉडीगार्ड का काम करेंगे। क्लियर है अब तो, है ना। अपनी लैंग्वेज में समझाया है मैंने, देखिए, है ना, बहुत मेहनत हो रही है आपके लिए इस चैनल पर। ठीक है, तो प्लीज वीडियो अगर आप देखते हैं तो लाइक किए बिना जाना नहीं है, और दूसरे बच्चों को भी शेयर जरूर करना है। उन्हें भी रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे वीडियोस की जरूरत होगी। ठीक है, तो वो भी बेनिफिट ले सके इन वीडियोस का। ओके, तो क्लियर है। आई होप जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से इंक्रीज होती है ये आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। अब एक चीज ये है कि अगर आपको बोल दिया जाए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि जिंक और कॉपर, इन दोनों में से किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? जिंक और कॉपर। ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जिंक का होता है 4s2 3d10, हाँ 3d10, और कॉपर का होता है 4s1 3d10। ठीक है, तो ये क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन हम निकालें, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल ले और यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल ले,
तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा? तो देखिए ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर स्टेबल है, तो ये स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की ओर क्यों जाना चाहेगा? तो यहाँ पर जब 4s1 एंड 3d10 होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये अनस्टेबल हो जाएगा। सो इसीलिए जो जिंक है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉपर, है ना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कॉपर में, तो कॉपर में क्या होगा, ये बोलेगा कि भैया ले जाओ, एक इलेक्ट्रॉन ले जाओगे तो यहाँ से ये जो ऑर्बिटल है ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा, मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d10 हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा, है ना। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये डिफिकल्टी के साथ में इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है। क्लियर है? तो ये बात हुई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, है ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हुई। अगर हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, IE2 की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो गया कन्वर्ट Zn पॉजिटिव में या प्लस में, है ना, Zn प्लस कर देते हैं और ये कन्वर्ट हो गया Cu प्लस में। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है 4s1 3d10 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10। अब यहाँ पर स्टेबल कौन है? सिंपल सी बात है, ये स्टेबल है, ठीक है, ये क्या है, स्टेबल है, और ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करें तो ये बोलेगा कि हाँ भैया ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ, है ना। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले जाओगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d9। तो ये स्टेबल था, स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की ओर आ रहा है, यानी कि इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू Zn पॉजिटिव, ठीक है। तो जिंक में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है ना। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा, Cu पॉजिटिव की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो है ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था और ये स्टेबल हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद में। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हम निकालेंगे तो 3d9 हो जाएगा, स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी मांगने वाला है, ठीक है। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो चुका है। देखिए मेहनत बहुत हो रही है इस चैनल पर आपके लिए, ओके। तो वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ओके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।